Hello everyone, welcome to Target for IQ. So, friends, today we are going to cover chapter 5 of the Code of Criminal Procedure, that is Arrest of Persons. और ये चैप्टर की जो रेंज है दैट इज़ फ्रॉम सेक्शन 41 टू सेक्शन 60A. तो ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, सो इट वोंट बी ईजी फॉर मी टू कवर इट इन जस्ट वन वीडियो. सो इसलिए मैं 2 to 3 पार्ट्स में से लेके आऊँगी बिकॉज आर एम इज़ टू कवर. स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5. अभी तक हमने चैप्टर 4 तक अच्छे से कवर कर लिया है, और आपने अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सीआरपीसी के वीडियोस देख सकते हो, जो आपके एपीओ एग्ज़ाम के लिए और सिविल जज एग्ज़ाम के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बट स्टार्ट करने से पहले रिवाइज करेंगे अभी तक हमने क्या किया. येस, वी डिड इट टुगेदर. व्हाट? चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक. चैप्टर 1 क्या था? प्रिलिमिनरी. चलिए इसकी रेंज याद करते हैं, साथ साथ आप भी बताइए इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक थी. सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5. ठीक है. सेकंड क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेस. क्रिमिनल कोड्स की जो रेंज थी वो कहाँ से कहाँ तक थी? इट वॉज फ्रॉम सेक्शन 6 टू सेक्शन 25A. ठीक, 25A पे ये खत्म हुआ. नेक्स्ट चैप्टर 3 पावर ऑफ कोर्ट्स, ये कहाँ से कहाँ तक थी? 26 से लेके सेक्शन 35. ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर 3. अब चैप्टर 4 है जो 2 पार्ट्स में था, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस या फिर एड टू मजिस्ट्रेट. ये था सेक्शन नंबर 36 से लेके 40 तक. ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है, अरेस्ट ऑफ पर्सनस, ये 41 से लेके 60A तक है. तो इस तरह से आपको रेंज भी साथ साथ याद करते चलना है. ठीक है ना. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. आज पहला हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन 41. देखो ये सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी लेंदी भी है. ठीक है. सो हमारा एम यही रहेगा कि हम कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट छोड़े ना. ठीक है, तो मैं बहुत डिटेल में इसे आपको बताने वाली हूँ और आप ध्यान से देखना. और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 41 जो है अरेस्ट विदाउट वारंट की बात करता है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें अरेस्ट करेगा किसी. तो आप बताओ मेरे को कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई करके मेरे को बताओ कि वो कौन सा डेफिनेशन क्लॉज का सेक्शन है, उस कौन सा पार्ट है जो ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा विदाउट वारंट. ठीक है, तो चलिए हम पहले सिचुएशंस देखते हैं. पहली ये है कि कोई भी एक पर्सन है जो कमिट करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध कमिट कर रहा है. कहाँ? इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर. पुलिस ऑफिसर के सामने ही वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है. ऐसी सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर उन्हें विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगा. सेकेंड सिचुएशन ये, अगेंस्ट हुम, वो जो पर्सन है उसके अगेंस्ट एक रीजनेबल कंप्लेंट बनाई गई है या फिर इंफॉर्मेशन दी हुई है या सस्पिशन लाई करती है, यानी कि संदेह है पुलिस ऑफिसर को कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जो कि 7 साल या फिर उससे कम की सज़ा से पनिशेबल है. इसमें फ़ाइन हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. बट ये जो कंडीशंस दी हुई है इनको सेटिस्फाई करने के लिए फॉलोइंग कंडीशंस हैं जिन्हें फुलफ़िल होना ज़रूरी है. पहला क्या है? देखो, फर्स्ट कंडीशन है कि पुलिस ऑफिसर मस्ट हैव रीज़न टू बिलीव, या वो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट या फिर इंफॉर्मेशन या सस्पिशन पे पुलिस ऑफिसर को विश्वास होना चाहिए कि ये ऊपर वाली सारी चीज़ें हुई हैं, है ना. ये चीज़ की 7 साल से कम के है या फिर फ़ाइन या फिर नहीं है फ़ाइन. सेकंड कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो ये है कि पुलिस ऑफिसर को ये विश्वास होना चाहिए कि सच अरेस्ट इज़ नेसेसरी. ये जो अरेस्ट करने जा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस. उस आदमी को कोई फर्दर ऑफेंस वो ना कर दे. अगर अरेस्ट नहीं किया तो अभी ये किया है, पता चले थोड़ी देर में दूसरा ऑफेंस कर दिया या कुछ दिन में दूसरा ऑफेंस कर दिया, या फिर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी अगर हम उसे अरेस्ट नहीं करते हैं तो. डिसअपेयर कर दे या टैम्पर कर दे, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, तो ऐसी सिचुएशंस में अरेस्ट बिकम्स नेसेसरी. कुछ और कंडीशन है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस टू एनी पर्सन अक्विंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द कोर्ट या केस. ठीक है, तो भाई मान लो हमने अरेस्ट नहीं किया, तो मिस्टर ए हैं जिनको अरेस्ट करना था, हमने अरेस्ट नहीं किया, तो हो सकता है कोई एक विटनेस हो, कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसको वो थ्रेट कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है या प्रॉमिस कर सकता है ताकि
वो जो फैक्ट्स ऑफ द केस है उसमें हेरा फेरी की जा सके। या हो सकता है पुलिस ऑफिसर कोई, वो पावरफुल पर्सन हो सकता है पुलिस ऑफिसर कोई वो इंड्यूस करे, थ्रेट करे या समथिंग प्रॉमिस। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अरेस्ट बिकम्स नेसेसरी अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड। जब तक वो पर्सन अरेस्ट ना हो जाए तो उसकी प्रेजेंस हम कोर्ट में सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में अरेस्ट बिकम्स नेसेसरी, नो डाउट। और पुलिस ऑफिसर ये सारी चीज़ें जो करेगा उसमें अपने रीजंस भी रिकॉर्ड करता चलेगा कि मैंने ऐसा ऐसा क्यों किया है। एक प्रोवाइजो ऐड किया गया 2010 में, उसमें ये कहते हैं कि पुलिस शैल रिकॉर्ड इट्स रीज़न इन राइटिंग। रीज़न रिकॉर्ड कर रहा है, राइटिंग में दे रहा है। अगर ऐसी कंडीशंस हैं और उसने अरेस्ट नहीं किया है तो वो रिकॉर्डिंग रिटन रिटन फॉर्म में लिख के बताएगा कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ फर्दर ग्राउंड्स। इसमें जो अगेंस्ट द पर्सन टू बी अरेस्टेड, जिस पर्सन को अरेस्ट करना है, चलो मान लेती हूँ मेरे को अरेस्ट करना है तो इसमें क्या है कि पुलिस ऑफिसर को अगेन क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है किस चीज़ की, कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। पॉइंट के पीछे वाले में भी क्या था, 7 years या फिर उससे लेस। यहाँ पे 7 years और या उससे अबव, फाइन हो या ना हो डजेंट मैटर, या फिर डेथ सेंटेंस से पनिशेबल है वो ऑफेंस जो वो पर्सन करके आ रहा है। ठीक है, ये भी एक देखो सिचुएशन है। और पुलिस ऑफिसर रीज़न टू बिलीव कि सच पर्सन हैज़ कमिटेड द सेड ऑफेंस, या फिर मतलब उसको विश्वास हो, उसको बिलीव हो कि ऐसे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस उसके सामने हैं कि उसे ट्रस्ट हो जाए कि उसने ऐसा ऑफेंस कर रखा है, तो भी उसे अरेस्ट करेगा विदाउट वारंट। एंड इन सच सिचुएशन अरेस्ट बिकम्स नेसेसरी ऑल्सो। अच्छा, नेक्स्ट ग्राउंड ये है अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको घोषित कर रखा है, या फिर सीआरपीसी के तहत जो कंडीशंस दी हुई हैं फ्रॉम सेक्शन 82 to 86 उसके तहत वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। डिटेल में हम देखेंगे जब सेक्शन 82 to 86 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्राउंड जो है इन हुज पोजीशन, एक पर्सन है जिसको पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उसके पोजीशन में स्टोलन प्रॉपर्टी है। ठीक है, या उसको सस्पिशन है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी रखा हुआ है, और या उसको सस्पिशन है कि उसने ऐसे कोई ऑफेंस कर रखा है, तो भी वो उसको अरेस्ट करेगा विदाउट वारंट। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि पुलिस ऑफिसर जाता है भाई अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट करने, तो कोई पर्सन है जो उसको वो ड्यूटी एग्जीक्यूट नहीं करने दे रहा है, या फिर पुलिस ऑफिसर ने किसी पर्सन को अपनी लॉफुल कस्टडी में रख रखा है पर वो भागता है या फिर भागने की कोशिश करता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी पुलिस ऑफिसर बिना देखे उसको अरेस्ट कर लेगा कि भाई ये सब क्या है, मतलब भाई काम तो करने दो सही से, वही चीज़ है ना। नेक्स्ट देखते हैं एफ क्लॉज। एफ क्लॉज कहता है कि रीजनेबल सस्पिशन है कि वो एक डिजर्टर है फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस से एक, इसको भी भगौड़ा बोलते हैं। अगर सस्पिशन उसे होता है कि कोई इस टाइप का पर्सन है तो उसे भी अरेस्ट करेगा। इंडिया के बाहर कोई एक ऐसा एक्ट कर दिया कि अगर वो इंडिया में होता तो पहली चीज़ तो ऑफेंस होता, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता, वो उनका एक्स्ट्राडिशन भी पॉसिबल था, या फिर दैट पर्सन वुड बी लाइबल टू एप्रीहेंड या फिर डिटेन करने की उनकी ज़रूरत हो जाती। तो ऐसी सिचुएशन में भी पुलिस ऑफिसर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो डेफिनेटली उनको अरेस्ट कर लेगा। या मान लो कोई रिलीज्ड कन्विक्ट है, ठीक है, सेक्शन 356 इसी मैटर पे बात करता है। तो 356 में जो रेजिडेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस उन पर लगाई गई, तो रिलीज्ड कन्विक्ट जो है वो उनका ब्रीच करते हैं तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट है अरेस्ट करने के लिए रिक्विजिशन हैज़ बीन रिसीव्ड, किस फॉर्म में, ओरल या रिटन फॉर्म में, फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर। कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर है, मान लो ये ए है ये बी है, तो ये जो पुलिस ऑफिसर है वो इस पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि सी को जाके अरेस्ट कर लो, और उसने ये ऑफेंस कर रखा है, जो भी ऑफेंस कर रखा है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस जो बी है वो उसको जाके अरेस्ट कर लेगा। ठीक, अब ये सेक्शन ख़त्म होने पे आया है। देखो इसका जो सब सेक्शन 2 है वो हमें सेक्शन 42 के साथ में पढ़ना है। सेक्शन 42 में दो चीज़ याद रखना, ये एक तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करता है, दूसरा जो पर्सन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हुआ है वो यहाँ पे रिफ्यूज़ कर रहा है अपना नाम बताने में और अपना पता बताने में, रेजिडेंस बताने में, तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं विदाउट वारंट। तो ये देखो एक ऐसी सिचुएशन भी हो गई ना कि नॉन कॉग्निजेबल है लेकिन पुलिस ऑफिसर ने विदाउट वारंट उन्हें अरेस्ट कर लिया है,
ठीक है। तो हमें सेक्शन 42 के साथ साथ ही इसको पढ़ना है। अमेंडमेंट याद रखना 2009 का है। तो बहुत ही ईजी है, मैंने बता दिया है आपको जो भी सेक्शन में, बस हम पढ़ लेते हैं एक बार। पर ठीक है, कॉग्निजेबल नहीं, नॉन कॉग्निजेबल, जिसमें पुलिस बिना वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो दिया हुआ है ना, शैल नॉट बी अरेस्टेड, अरेस्ट नहीं होगा एक्सेप्ट अंडर अ वारंट और ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। ठीक है, ये तो आइडियल सिचुएशन है जो हमें पता है। बट अभी जब सेक्शन 42 में आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें दिया हुआ है कि वो अरेस्ट कर सकता है। क्यों अरेस्ट कर सकता है अभी बता देती हूँ, कि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया और अपना जो पता था वो नहीं बताया कि कहाँ रहता है। तो पुलिस ऑफिसर वो नाम और पता जानने के लिए उसको अरेस्ट कर लेगा विदाउट वारंट। ठीक है, चलो अब देखो ये जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 41A से लेके 41D तक, ये मैं आपको बता दूँ, समझ लो ये आउट क्वेश्चंस हैं ऑफ एनी एग्ज़ाम, जुडिशियल एग्ज़ाम। ये 100% आते हैं, चाहे आपसे ए पूछेगा, B C D कुछ भी पूछ लेगा। और अमेंडमेंट तो आपको ध्यान रखना है, ये 2009 का अमेंडमेंट है और इसका जो एनफोर्समेंट डेट है दैट इज़ 1 नवंबर 2010। ठीक है, मैंने देखो पहले सीक्वेंस में लिख दिया, इसीलिए लिख दिया है ताकि आपको एकदम से याद हो जाए, भूलना नहीं है इसे। चलो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ याद कराने का आपको। देखो ए में नोटिस की बात करता है, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, डिटेल में भी पढ़ते हैं। 41A नोटिस की बात करेगा। बी प्रोसीजर की बात कर रहा है, कोई प्रोसीजर है, चलो अरेस्ट करने का प्रोसीजर है जिसके बारे में बी बात कर रहा है। सी कंट्रोल रूम, देखो सी से कंट्रोल रूम, तो 41C कंट्रोल रूम की बात करता है। और डी से याद रखना एडवोकेट। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको याद रखना है। कुछ भी आप चीट कोड्स बना लो, कुछ भी बना लो, बस ये याद रहना चाहिए। चलो डिटेल में देखते हैं 41A क्या बोलता है। नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। अब देखो नोटिस ऑफ अपीयरेंस, अपीयर होने की नोटिस दी जा रही है, जाहिर सी बात है पर्सन अरेस्ट नहीं हुआ है तभी ना उसको अपीयर होने की नोटिस दे रहे हैं कि भैया सामने आइए। अरेस्ट कर लेते तो अपीयर होने के लिए काहे बुलाते, वो तो पहले सेक्शन 41(1) तो बोलता है कि अरेस्ट करना है पर्सनस को। बट मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि अरेस्ट ऑफ पर्सन वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो वो एक नोटिस इशू करेगा जिसमें डायरेक्ट करेगा पर्सन जिसके अगेंस्ट हमको कंप्लेंट मिला है या फिर वही इन्फॉर्मेशन या फिर सस्पिशन है कि भाई, क्योंकि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कर रखा है, 41(1) लग रहा है तो यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर जो उसे नोटिस भेज रहा है वो अपीयर होने की नोटिस भेजेगा कि भैया आप हमारे सामने आ जाओ, अपीयर हो जाओ, या इस प्लेस पे बोल देगा कि यहाँ पे आके हमसे आप मिल लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मान लो देखो नोटिस इशू की जा चुकी है, तो अब चलो मैं मान लेती हूँ मुझे नोटिस इशू की है कि आप हमसे आके मिल लीजिए। तो ये अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। तो अब ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, बहुत कॉमन सेंस की बात है। अब जो मान लो मैंने क्या किया कि जो वो नोटिस में जो भी कंडीशंस थी उसके साथ मैंने पूरी तरह से कंप्लाई किया। तो ऐसा नहीं है कि जब हम पुलिस ऑफिसर से मिलने जाएंगे तो वो मुझे इस बेसिस पे अरेस्ट कर लेगा। इस बेसिस मतलब जो ऑफेंस मेरे पे लगाए गए हैं वो उनके रिस्पेक्ट में मुझे अरेस्ट कर लेगा, क्योंकि पुलिस वाले ने बुलाया तो मैं उससे मिलने गई। ठीक है, ऐसा नहीं होगा अनलेस पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि मतलब अरेस्ट करना ज़रूरी है, कुछ भी सर्कमस्टांस उस समय हो जाए। तो अगर नोटिस देने के बाद, अपीयर होने के बाद और नोटिस में जो कंडीशंस थी वो कंप्लाई करने के बाद भी पुलिस ऑफिसर अगर अरेस्ट करता है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, तो उसे वो रीजंस बताएगा, रिकॉर्डेड रीजंस। ठीक है, कि मैंने क्यों उसको अरेस्ट किया। ठीक, अब देखो सच पर्सन, यानी चलो ठीक है फिर से अगेन मैंने क्या किया, मैं आई फेल्ड टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। कि ये कौन सा आदमी है, ये अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। तब वो जो पुलिस ऑफिसर है वो बहुत आराम से जाएगा और अरेस्ट कर लेगा उसको उस ऑफेंस के लिए जो मैंशनड है ना। पुलिस वाला बोलेगा भाई आपको इतनी ज़्यादा छूट दी गई फिर भी आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, तो चलो हम आपको अरेस्ट कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 41A। अब देखते हैं 41B। 41B यानी प्रोसीजर की बात कर रहा है, जाहिर सी बात है, ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। जो भी ऑफिसर अरेस्ट कर रहे हैं उसकी ड्यूटी के बारे में भी बताता है।
तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस मैंडेटरी हैं ऑन पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग अरेस्ट। अब चलो हम पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं, किसी को अरेस्ट करने गए तो ये कुछ कंडीशंस है जो मैंडेटरी अप्लाई हो रही है मेरे ऊपर। पहली चीज़ क्या है, मैं अपने साथ एक ऐसी चीज़ रखूँगी जिसमें एक एक्यूरेट विजिबल या फिर क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम, जिसमें नाम और आइडेंटिफिकेशन क्या क्या चीज़ है वो क्लियर होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, कि लोगों को पता चले कि कौन आया है हमें अरेस्ट करने। दूसरा, प्रिपेयर करना रहेगा एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। ठीक, अब देखो ये दो कंडीशन है जो बहुत मैंडेटरी हैं, एक अटेस्टेशन की और दूसरी काउंटर साइंड की। अटेस्ट कौन करेगा? बाई एटलीस्ट वन विटनेस, कोई एक साक्षी इसको अटेस्ट करेगा। कौन होना चाहिए? या तो मेंबर ऑफ द फैमिली है जिसको हम अरेस्ट करने गए, उसके घर का कोई मेंबर हो, या कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी हो वेयर अरेस्ट इज़ मेड। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ का वो पर्सन होना चाहिए जहाँ अरेस्ट की गई है। यहाँ ये नहीं लिखा है कि जहाँ वो पर्सन रहता था वहाँ का कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ मान लो अरेस्ट कहीं और किया गया तो वहाँ पे उसको पता चलता है कि ये लोग काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं, तो उनसे वो अटेस्ट करवा लेगा। और काउंटर साइन कौन करेगा? जो पर्सन खुद अरेस्ट हुआ है वो काउंटर साइन करेगा। तो दो चीज़ें हैं, एक अटेस्टेशन, कि भाई तुम्हारे पास ये राइट है कि तुम अपने किसी रिलेटिव को या फ्रेंड को बता सकते हो कि तुमको अरेस्ट किया जा चुका है। ठीक है, तो देखो अगर ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं ये सब, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अटेस्टेशन हो गया। बट मान लो ये सब नहीं हो पाता है तो इसकी ज़रूरत है, वो उसको बताएगा। ठीक है ना। अब है 41C, सी से कंट्रोल रूम। तो पहले तो देखो इस्टेब्लिशमेंट कौन कर रहा है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट इज़ डन बाय स्टेट गवर्नमेंट। और जो पीसीआर हैं, पुलिस कंट्रोल रूम, ये हर डिस्ट्रिक्ट में होंगी और स्टेट लेवल पे होंगी। देखो डीजीएस में ये क्वेश्चन आया था, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो ये ध्यान रखना है हमको कि पीसीआर डिस्ट्रिक्ट में भी होती हैं और स्टेट लेवल पे भी होती हैं। वहाँ पे क्या रहेगा? डिस्प्ले ऑन नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड पे ये डिस्प्ले होता रहेगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसका नाम और उसका एड्रेस वहाँ पे डिस्प्ले होएगा। दूसरा, कौन से पुलिस ऑफिसर ने उसे अरेस्ट किया है उनके बारे में भी डेजिग्नेशन उनकी जो है वो भी मैंशन रहेगी। स्टेट गवर्नमेंट ही ये सारी चीज़ें मतलब स्पेसिफाई की है कि ऐसा ऐसा करना है। फिर जो पीसीआर एट द स्टेट लेवल है, जो स्टेट लेवल की पीसीआर हैं, उनका क्या काम होगा? टू कलेक्ट डिटेल्स अबाउट द पर्सन अरेस्टेड, जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना। एंड नेचर ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस उसने किस तरह का ऑफेंस किया है जिसको जिसके सापेक्ष उनको चार्ज किया गया है, और एक डेटाबेस मेंटेन करना। ये सब काम है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे जो पीसीआर है। 41D, डी से एडवोकेट, ये याद रखने के लिए बोल रखा है, इसको याद करना है। तो उसमें जो भी पुलिस ऑफिसर, जो पर्सन अरेस्ट किया जाता है, ये तो हम सबको पता है कि ये उसका मौलिक अधिकार भी है और सीआरपीसी में भी दे रखा है कि उसे राइट टू हैव एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। ठीक है, इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ये ध्यान अपने चॉइस का एडवोकेट अपने साथ रख सकें, उनसे कंसल्ट कर सकें। तो ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाता है कि किस स्टेज पे ये राइट है उनको, ड्यूरिंग इंटरोगेशन या फिर आफ्टर इंटरोगेशन, बिफोर या फिर थ्रू आउट इंटरोगेशन। तो हमें ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया है कि ड्यूरिंग इंटरोगेशन उसके पास राइट है टू इंटाइटल, ही इज़ इंटाइटल टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। ठीक है, तो देखो सेक्शन 41 अब जाके यहाँ पे कंप्लीट हुआ पूरे 18 मिनट्स में। अब हम देखते हैं सेक्शन 42 और 43। आज के वीडियो में आई गेस यहीं तक हो पाएगा, उसके बाद कल हम इसके आगे के सेक्शंस देखेंगे। देखो मैं 42 आपको पहले ही बता चुकी, सेक्शन 42 में है, ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रहा, लेकिन इसमें भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेता है विदाउट वारंट। क्यों? क्योंकि वो जिस पर्सन के पास जाता है, उनके बारे में पता चलता है इन्होंने ऐसा ऑफेंस किया है, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं अपना नाम और एड्रेस बताने के लिए। तो उसमें जो पुलिस ऑफिसर है वो उसको अरेस्ट कर लेगा और उसको रिलीज़ करेगा बाद में, एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करने पे विद या विदाउट श्योरिटी, जब वो पर्सन उसको अपना ट्रू नेम और रेजिडेंस बता देगा तब। ठीक है, और उसको मजिस्ट्रेट के बिफोर भी वो अपीयर कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो, प्रोवाइडेड दैट इफ़ सच पर्सन इज़ नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मान लो वो पर्सन इंडिया का रहने वाला है ही नहीं, कोई विदेशी आदमी है, तो वो जो बॉन्ड है इट शैल बी एग्जीक्यूटेड बाई अ श्योरिटी और श्योरिटी इज़ रेजिडेंट इन इंडिया।
तो जो वो बॉन्ड है वो एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया जाएगा, जो इंडिया में रहते हैं उनके द्वारा। ये बस ध्यान रखना है आप लोगों को। देखो सबसेक्शन 3 इसका बोलता है शुड द ट्रू नेम एंड द रेजिडेंट ऑफ सच पर्सन, अगर मान लो असरटेन नहीं कर पाए पुलिस ऑफिसर 24 आवर्स के अंदर फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट, या फिर वो एग्जीक्यूट करने में तो तुरंत उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जिनकी जुरिस्डिक्शन होगी उनके पास उनको रेफ़र कर देगा, लेके जाएगा, फॉरवर्ड करेगा जो पुलिस ऑफिसर है वो। ठीक है, ये तो हो गया सेक्शन नंबर 42। देखो 43 क्या है, ये जो सेक्शन है ना, इनकी मार्जिनल नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आता है सेक्शन 43 क्या होता है, सेक्शन 42 में क्या दिया हुआ है, इसलिए हमको एक एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलो 43 बोलता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। तो 43 से याद रखना प्राइवेट पर्सन की बात हो रहा है। ठीक है, तो अब प्राइवेट पर्सन यानी हम सब लोग हैं, तो हम लोग भी अरेस्ट कर सकते हैं। कब अरेस्ट करेंगे, एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन जो उसके प्रेजेंस में कोई नॉन बेलेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है। चलो सबसे ईजी पड़ता है मर्डर, हम मर्डर ही लेते हैं कि अगर हमारे सामने कोई भी आदमी अगर मर्डर कर देता है क्योंकि वो कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, तो हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। या हमें ये पता चल जाए कि ये कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जो हमको दिख गया, तो तुरंत हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पुलिस ऑफिसर नहीं है, नो प्रॉब्लम, अरेस्ट करके उसे पुलिस जो हमारा पुलिस के पास उसे हम लेके जा सकते हैं, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पता चले। ठीक, तो इट्स बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इफ़ देयर इज़ रीज़न टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41, अ पुलिस ऑफिसर शैल री अरेस्ट हिम। तो पुलिस ऑफिसर अगर ये समझ जाता है कि सेक्शन 41 में ये फॉल कर रहे हैं, तो वो री अरेस्ट कर लेगा, दोबारा से अरेस्ट करेगा। ये चीज़ दी हुई है। इफ़ देयर इज़ रीज़न टू बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इन्होंने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और रिफ्यूजेज ऑन द डिमांड ऑफ पुलिस। देखो 42 आ गया ना, सेक्शन 42 एग्जैक्ट यहाँ पे रिलाई कर रहा है कि भाई वो अपना नाम और रेजिडेंस देने से मना कर रहे हैं, या ऐसा नाम और को अरेस्ट कर लेगा, और जब वो सारी चीज़ें उसको बता देगा तब जाहिर सी बात है फिर उन्हें वो रिलीज़ करेंगे, बट नॉट बिफोर दैट। चल, और ये सब करने के बाद भी अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, तो जाहिर सी बात है वो उन्हें रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, सो गाइज आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही है। अब नेक्स्ट कल के वीडियो में हम सेक्शन 44 से लेके आगे जितने भी सेक्शंस कवर हो पाएंगे वो सेक्शंस हम कवर करेंगे। ठीक है, सो बी इन टच, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, साथ साथ हमारे आप सीआरपीसी तैयार करते रहिए। एग्ज़ाम के पहले पहले बहुत पहले ही आपका ये पूरा सीआरपीसी कवर हो जाएगा, और जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम इस पर एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग वीडियोज़। थैंक यू।